डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, सिविक्स क्लास में आपका स्वागत है। और सिविक्स क्लास में जिस टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक्स का नाम है संघवाद। क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 है संघवाद। संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघ, ये हो गया आपका संघ जोड़ वाद। संघ मतलब होता है संगठन, ग्रुप, ठीक है। संघ मतलब संगठन, ग्रुप होता है। और वाद मतलब आपका विचार होता है। एक ग्रुप का, एक संगठन का विचार, ये पूरे व्यवस्था मिलकर संघवाद का निर्माण करते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया, सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं कि हमने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का प्रत्येक मेंबर को ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों का सम्मान करते हुए एक व्यवस्था को निर्धारण करना ही संघवाद कहलाता है। सिंपल सा वे में मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूं संघवाद, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसका उदाहरण मिल सकता है आपको, क्योंकि हमारे देश में आजकल एक अलग ट्रेजेडी चला है। क्या ट्रेजेडी चला है? लोग कहते हैं कि हमारे देश से जो है जात पात की जो लड़ाई वर्षों से चलते आ रही है वो आज खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? एक संस्था यहां पे बनते चला गया। जैसे यहां पे सबसे पहला संस्था बनता है, एक मान लीजिए कि इंडिया में जाति व्यवस्था, जैसे आप सुने होंगे साहू समाज के लोग, ठीक है, कुशवाहा समाज के लोग, ठीक है, एक व्यवस्था समझते जाइए। तेलिक समाज के लोग, आपका ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, जाट समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, इतनी समाज और इतनी संगठन बनती चली जा रही है। और हर कोई अपने उस संगठन में सबका एक विचार है कि नहीं, हमारे संगठन में अपने स्तरीय, कहने का मतलब वो संगठन बन रहा है। उदाहरण वाल्मीकि समाज, तो वाल्मीकि समाज का विकास कैसे होना चाहिए, डेवलप कैसे होना चाहिए, लोग उनका भी आदर करें, ऐसा कौन सा कार्य होना चाहिए। कहने के मतलब बहुत तरह का जो है लोग चिंतन, क्योंकि हर समाज को सुधारने के लिए एक व्यवस्था जरूरी है। लोग शराब, खैनी, गुटखा, दारू में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में लोग जो है संगठन बनाना स्टार्ट किए कि संगठित रहेंगे तो हम पे कोई दूसरा व्यक्ति वार नहीं करेगा और हम अपने आप को अच्छे बेहतर ढंग से जो है विकास कर सकते हैं सामाजिक रूप से। तो ये आपका जो है ना संघवाद का ये अर्थ होता है। तो संघवाद शासन व्यवस्था या कि संघवाद का शासन व्यवस्था कैसा होता है? तो संघवाद का कुछ प्रमुख शासन व्यवस्था को हम लोग जानेंगे कि संघवाद में किस टाइप का शासन व्यवस्था चलता है। तो आपको बता दें, आपके बुक का अकॉर्डिंग बोलता है कि यहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न स्तर की सरकार एक नागरिक समूह का शासन, एक ही नागरिक पे शासन करते हैं। अलग अलग स्तरों के सरकार अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। हमारे देश का संविधान मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार एवं स्वयं अकेले नहीं बदल सकती है। अदालत होती है, न्यायालय होती है, संविधान के विभिन्न सरकार के अधिकार का व्याख्या होती है, वित्तीय व्यवस्था होती है। इस तरह हमारे देश के संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है: देश की एकता की सुरक्षा करना और देश को उससे बढ़ावा देना। इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का भी सम्मान होता है। मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूं। अब ये आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ा। अब हम लोग समझते हैं संघवाद का प्रमुख विशेषता। यहां पे सरकार 2 स्तर का होते हैं, एक होते हैं केंद्र का और
और एक होते हैं राज्य स्तर पर। दोनों सरकार की अपने एक विकास क्षेत्र होती है जहां पे वो कार्य करती है। ठीक है कि इस चीज का विकास मैं करूंगा और इसका विकास कीजिएगा। दोनों का विकास क्षेत्र अलग अलग होती है और दोनों अपने विकास क्षेत्र को आगे बढ़ाती है। यहाँ पे संवैधानिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग दोनों सरकार अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अपने क्षेत्रीय प्रांत को भी विकास करना है और आपका केंद्रीय पे भी विकास करना है। यहाँ पे दोनों तरह का विकास जो दोनों स्तर की सरकारें हैं अपने अपने तरीके से करते जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो है दोनों सरकार एक ही नागरिक के ऊपर क्या करते हैं, शासन करते हैं। ऐसा थोड़ी है। हम भारत के संघीय शासन के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, संघवाद में। तो बता दें कि केंद्र सरकार भी हमारे ही ऊपर शासन करती है और राज्य सरकार भी हमारे ही ऊपर शासन करती है। ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए कोई और किसी और नागरिक के ऊपर शासन करता हो और राज्य सरकार किसी और नागरिक के ऊपर शासन करता हो। बिल्कुल नहीं, एक ही नागरिक के ऊपर दोनों सरकार शासन करती है। अब बात करते हैं कि इनका विकास ही करना काम नहीं होता है, बल्कि उन्हें सुरक्षा प्रदान भी देना ये संघीय शासन के ही काम होता है। प्लस संघीय शासन जो है अपने क्षेत्र को डेवलप करने का भी कार्य करती है। अब हम आगे बोलता है संघवाद का बुराइयां। संघवाद में क्या है कि दो स्तर पे सरकार कार्य करती है। केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति होती है, अधिक शक्ति होती है, और केंद्र सरकार जब चाहे तब क्या करती है कि राज्य सरकार के कामों पे हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे लोगों को बुरा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि वहां पे विशेष अधिकार एक विशेष क्षेत्र पे कार्य कर रही है, सबका कुछ अधिकार दिया गया है, और केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां क्या होती है, निहित होती है। मतलब उसके पास पावर है, वो जो बोल देगा एक बार वो मानना पड़ेगा। तो जस्ट इसका उल्टा कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास जो पूर्ण शक्तियां हैं वो अच्छा नहीं लगा हमको भैया, लेकिन एक तरह से वो अच्छा भी होगा। ठीक है, कानून बनाने का काम जो है केंद्र सरकार कर सकती है अपने अनुसार राज्यों के लिए। ठीक है, जिस पे राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये व्यवस्था उनको अच्छा नहीं लगा। समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ थोड़ी मोड़ी बुराइयां भी है अगर निकालेंगे तो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संघवाद का प्रकार। ठीक है, एकात्मक, संघात्मक। पहले हम लोग चलते हैं साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं, बट समझिएगा कि ये दोनों की स्टेप अलग अलग कार्य को करती है। साथ आकर संघ बनाना कि मैं आपके साथ आया हूं और संघ बना रहा हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। आपके साथ संघ जरूर बना रहा हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, आया हूं, कल को मेरा मन करे तो मैं चला भी जाऊं, क्योंकि मैं आके संघ बना रहा हूं। कहने का मतलब है वहां के जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका उदाहरण के तौर पे है, वहां राज्य जो है वो उनके साथ जुड़े हैं कि मैं आपके साथ जुड़ के एक संगठन का तैयार कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना कि मैं आपके साथ आया हूं और आपके साथ मिलकर अपने आप को विकास करूंगा, डेवलप करूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे को आपका पॉलिसी अच्छा नहीं लगेगा, नीति अच्छा ना लगेगा, मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। समझ रहे हैं ना। तो ये है आपका साथ आकर संघ बनाना के मतलब। अब ये देखिए, ये कमजोर होता है, ये भी है संगठन और ये भी है संगठन, दोनों है संघवाद, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत कमजोर होता है जबकि ये बहुत ही मजबूत होता है। ये कभी भी टूट सकता है लेकिन ये टूटेगा नहीं। कैसे?
इसमें क्या है, साथ लेकर संघ बनाना, इसमें साथ लेकर जोड़ने का काम किया गया है। ठीक है, कि तुम मेरे साथ हो और तुमको रहना होगा मेरे साथ, जब तक हम हैं तब तक तुमको भी मेरे साथ देना होगा। यानी कि इकाइयों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के संघ को बना देना। समझ रहे हैं ना? जैसे भारत में है, भारत क्या किया, सभी छोटे छोटे प्रांतों को जोड़ के एक संघ बनाया, संगठन किया और उसको एक मजबूती धागे में बांध दिया। ठीक है, और बोला गया कि अब तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में हो, तुम इससे अलग नहीं हो सकते हो, विडोट मेरा मर्जी। ये संघ है भारत और जापान। तो साथ लेकर संघ बनाना ये जो होता है बहुत ही कठिन होता है, लेकिन एक बार ये इसमें जो जुट गया वो दोबारा निकल नहीं सकता, याद रखिएगा। देखिए, एकात्मक और संघात्मक है आपका। तो एकात्मक में क्या होता है कि केंद्र सरकार, जो सेंट्रल लेवल की सरकार है, केंद्र सरकार, वो क्या होता है, शक्तिशाली होता है, जबकि संघात्मक में केंद्र सरकार शक्तिशाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र सरकार, यहां पे जो केंद्र सरकार है वो शक्तिशाली है क्योंकि ये वाला है, और संघात्मक ये वाला है, अमेरिका वाला। यहां क्या है कि केंद्र का शक्तियां बटा हुआ है। समझ रहे हैं ना? केंद्र का शक्तियां बटा हुआ है कि इसमें जितने भी लोग आए जुड़े हैं भैया, अगर अमेरिका के साथ मैं जुड़ा हूं, उसके स्टेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर उनकी पॉलिसी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उनके साथ कार्य करूंगा, काम करूंगा। लेकिन उनकी पॉलिसी अच्छा ना लगे तो मैं कार्य नहीं करूंगा, मना कर दूंगा। यह है संघात्मक शासन व्यवस्था, जबकि भारत और जापान में ऐसा नहीं है। अगर यहां पे एक उदाहरण आपको दे देते हैं कोरोना काल का। कोरोना काल में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जब बीमारी फैलने लगी तो केंद्र सरकार का एक आदेश आया कि ऑल इंडिया क्लोज। तो इसमें जब केंद्र सरकार बोल दिया कि पूरा भारत बंद हो जाएगा, तो किसी भी स्टेट के सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, या ये नहीं कह सकता कि मैं अपने स्टेट को क्लोज नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना? गजब का व्यवस्था। दोनों में अंतर देखिए कितना है। इसमें अगर अमेरिका ऐलान करता है कि पूरा स्टेट को क्लोज किया जाए, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया ऐलान करता है कि क्लोज किया जाए, तो वहां का कोई स्टेट ये भी कह सकता है कि मैं क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन अगर भारत में कहता है कि बंद होना चाहिए, तो पूरा भारत बंद हो जाएगा। तो ये पावर है इसका, जो है एकात्मक में पूरा पावर केंद्र के साथ होता है, और इसमें पूरा पावर केंद्र के साथ नहीं बल्कि ये बटा होता है, पावर, शक्ति। तो यही डिफरेंस है दोनों एकात्मक और संघात्मक में। भारत और बेल्जियम की कहानी हम लोग जानेंगे, क्योंकि भारत और बेल्जियम दोनों जो है, भारत और बेल्जियम दोनों आपका क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन दोनों में संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ डिफरेंस है। दोनों बड़े हैं और संघीय व्यवस्था भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भारत जो है से छोटे छोटे प्रांतों में जो है अपना लेबर कह सकते हैं कि ये बटा हुआ है, और उन्हें भी कुछ शक्तियां प्रदान दे रखी है। सिंपल भाषा में ये कहते हैं, ये बेल्जियम भी है संघीय, लेकिन ये शक्ति जो है वो छोटे प्रांतों में बांट के नहीं रखा। जैसे कि भारत में क्या है, राज्य, और राज्य के अंदर भी छोटे छोटे सरकारें हैं। जैसे हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वो सरकार जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी सरकारें होते हैं, उनके पास भी कुछ शक्तियां दिया गया है ताकि वो विकास कर सके। समझिए ना? जबकि कानून बनाने का भी अगर काम होगा
तो क्या है कि यहाँ पे भारत में कानून बनेगा, लेकिन वो शक्तियां आपस में डिस्कस करके ही बनेगी। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है, वो कुछ छोटे स्तर के लोगों को व्यवस्था को पूर्ण रूप से उन्हें अधीन नहीं दिया है, पावर नहीं दिया है। चलिए हम लोग जब आगे इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। अब भारत के संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे करती है, जबकि भारत एक संघीय व्यवस्था है तो बंटवारा कैसे करती है। अभी हम बताए थे यहाँ पे भारत और बेल्जियम में कि भारत में जो है ना शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और नीचे लेवल पे कैसे, संघ सूची, संघ सूची में केंद्र के द्वारा देश में विकास होने किस प्रकार विकास किया जाए। संघ सूची में क्या है कि अपने देश को डेवलप करने के लिए कुछ विषय दिया गया है, कुछ काम दिया गया है कि तुम इस क्षेत्र में काम करोगे। लगभग पहले था 97 काम, अब प्रेजेंट में 100 काम हो चुका है। ठीक है, विषय उनको मिला है काम करने का, जिस विषय को मिला है उस विषय को डेवलप कर सकते हैं। जैसे विदेशी मामलों में केंद्र सरकार जो है से विदेशी मामलों में अपने लेन देन और अपने संबंध को मजबूत बना सकता है, ये केंद्र सरकार का काम है। ठीक है, मीडिया पे नियंत्रण करना, मीडिया को डेवलपमेंट करना, ये केंद्र सरकार का वर्क है। बैंकिंग के मामले में, मुद्रा के मामले में, ये सारे जो है ना वो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो उनकी एक विषय दिया हुआ है, ये टोटल 100 विषय है, हम लोग कभी जानेंगे। टोटल 100 विषय पे जो है वो केंद्र सरकार काम करती है, और इस पे राज्य सरकार किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में पहले 66 था, अब घट के 61 हो गया। इनको सब्जेक्ट यानी कि विषय दिया हुआ है कि ये जो है इन क्षेत्रों में कार्य को संपन्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। राज्य सूची के अंदर आता है वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई, स्थानीय विकास के बहुत सारे मामले, विषय दिया गया है। कृषि संबंधित कोई भी तरह का कानून लाना चाहता है, अगर राज्य सरकार की, झारखंड सरकार अब चाहता है कि नहीं हमारे राज्य में भी जो है झारखंड में बहुत अच्छा से कृषि हो, बारिश का पानी को रोका जाए, यहाँ के किसानों के लिए एक नए कानून बनाया जाए। तो अगर ये ऐसा चाहते हैं झारखंड सरकार, तो अपने राज्य के किसानों के लिए नया कानून बना सकते हैं, उन्हें विकास के तौर पे ले जा सकते हैं अपने। तो ये राज्य के हाथ में है। व्यापार संबंधी कार्य को डेवलप करने का ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार अपने यहाँ के व्यापार को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, इनको 66 विषय था, उसमें से 5 घट चुका है और 61 विषय अभी है इनके पास, जिस विषय पे ये काम कर सकते हैं, उस विषय को ये डेवलप कर सकते हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में वैसे सरकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर सरकार कुछ ना कुछ कार्य को अपने विशेष क्षेत्र में रहकर ही कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इस पे कानून बनाने का कार्य यही करेंगे। अब आती है समवर्ती सूची। नाम से ही आप समझ गए, सम मतलब ऐड, जोड़, वर्ती यानी कि दोनों सरकार मिलजुल के जिस पे कार्य करेगी वो होता है समवर्ती। और उसमें पहले था 47 और अब बढ़ गया है कितना, 52। क्यों बढ़ गया है 52? क्योंकि आपको बता दें कि इसमें से 5 घटा तो 5 घटा तो ये 5 इधर आ गया, समझ रहे हैं ना। तो जिस पे अब कार्य जो है, इस पे कार्य करने का जो काम होगा समवर्ती सूची में, वो दोनों सरकार मिलकर कार्य करते हैं। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। अगर शिक्षा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो दोनों सरकार मिलकर आपस में डिस्कस करके और अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं। वन कानून,
जंगलों के बारे में, ठीक है ना। इन लोगों के पास लगभग पूरा प्रेजेंट में 52 विषय पर चर्चा कर सकते हैं और कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इतना सारा इन लोगों के पास अभी विषय है। तो ये 3 प्रकार के भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारा है शक्तियों का, वो बिल्कुल इस प्रकार से बंटवारा है, ठीक है।